जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में। और यहां पर आज हम 3 नियम बताएंगे और अगर आप तीनों नियम को बहुत ही बारीकी से समझ लेते हैं तो आप किसी भी गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, इससे किसी भी कंडीशन में वस्तु को रखकर आसानी से प्रतिबिंब को बना पाएंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहां पर हम क्या किए हैं कि ये एक हमारा जो गोलीय दर्पण है ये एक अवतल दर्पण है और ये हमारा एक है उत्तल दर्पण जिसका हमने चित्र बना लिया है। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपको कभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में पहचान करनी हो तो पहचान करने के लिए क्या होगा कि जो अवतल दर्पण होगा इसके बाहर की ओर कलई की जाएगी, अर्थात उभरे हुए तल के। यहाँ पर ये उभरा हुआ तल है ना, इसके बाहर की ओर कलई की जाएगी। कलई का कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज को समझिए। जैसे दर्पण क्या होता है, दर्पण आईना होता है जिसमें आप चेहरा देते हैं, वो क्या होता है एक तरीके का समतल दर्पण होता है। तो इसको जब कभी आप फोड़ कर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तरफ यहाँ पर कलई नहीं की गई होगी लेकिन दूसरे तरफ यहाँ पर पेंट लगाई जाती है, ये कलई की जाती है। क्यों कलई की जाती है? जब कलई कर दी जाती है तो प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं पाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका प्रतिबिंब यानी आपका जो चेहरा है वो इसमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही जब ये वाला दर्पण बनाया गया तो इसके बाहर की ओर कलई की गई, इस कांच के बाहर की ओर कलई की गई। तो जहां पर भी उभरे हुए तल और बाहर की ओर कलई की जाएगी वो आपका अवतल दर्पण होगा, और जहां पर अंदर की ओर कलई की जाएगी अर्थात दबे हुए तल में कलई की जाएगी तो वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो दर्पण है ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब ये यम1 और यम2 जो दर्पण है इसके मध्य बिंदु को, ये जो हमारा मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ये जो हमारा P पॉइंट है इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ऐसे ही इस चित्र में भी यहाँ पर उत्तल दर्पण में भी जो दर्पण का ध्रुव होगा ये हमारा P होगा। तो P हमारा हो गया दर्पण का ध्रुव। साथ में ये जो हमारा C है, C क्या है इस चीज को समझिए। चूंकि ये दोनों जो दर्पण बनाए गए हैं इन दोनों दर्पणों को एक खोखले कांच के गोले को काट कर बनाया गया, ठीक है। तो इसका अपना एक केंद्र रहा होगा, तो यही जो केंद्र है यही केंद्र क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये जो C पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो यहां पर आपको पता हो गया, अब इस चित्र में भी ये जो C पॉइंट है ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद में अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये वाला बचा है। देख लीजिए कि ये जो ध्रुव P है और ये जो वक्रता केंद्र C है इसके ठीक बीच वाले बिंदु को, इसके ठीक मध्य वाले बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का फोकस बिंदु। अर्थात ये जो F है ये क्या है, ये F इस दर्पण का फोकस बिंदु है। और यहां पर भी ये जो F है ये क्या है, फोकस बिंदु है इस दर्पण का। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद में तीनों नियम को समझते हैं। यहां पर ये जो वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F और ध्रुव P, तीनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो यहां पर भी देख लीजिए ये वाली जो रेखा है जो ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा है, ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इतनी बातें आपने समझ ली। अब हम अपने नियम पर बात करेंगे। तो हमारा पहला नियम क्या है इस पर बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला नियम है वो है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई जाती हैं या उससे जाती हुई प्रतीत होती हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए इस चीज को चित्र में। हमारे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अगर ये समांतर गई और दर्पण से टकराई तो टकराने के बाद में जब ये वापस लौटेगी तो ये फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। तो फोकस बिंदु हमारा ये है तो इससे होती हुई ये आगे निकल जाएगी।
अब आगे क्यों निकलेगी, क्योंकि क्या है, इसके बाहर क्या है, कलाई है, तो उस पार तो निकल नहीं पाएगी, तो ये जब जाएगी तो टकराकर वापस लौटेगी, तो वापस लौटेगी तो क्या होगी, वो फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। लेकिन किस कंडीशन में, जब ये वाली प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये आपने पहला पॉइंट समझा इस अवतल दर्पण में। इसी पॉइंट को अब हम उत्तल दर्पण में समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने बताया था कि प्रतीत होता है, वो इसमें लागू होगा। यहां पर क्या है, मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराती है। अब जब ये दर्पण से टकराएगी तो चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से टकराने के बाद में चूंकि उस तरफ कलई है, कलई के उस पार तो ये निकल नहीं सकती, इसी पार इसको आना है, तो इस पार ये आएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने आपको परिभाषा में क्या बताया था कि या तो फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसी चीज की ऐसे कल्पना कर लेंगे कि ये फोकस बिंदु से होती हुई जाती है, ये ऐसे गई और हमने इस तरफ क्या किया, कल्पना केवल किया, क्योंकि यहां पर ये इस तरफ जाएगी नहीं प्रकाश की किरण, क्यों, क्योंकि कलई है, तो हम क्या करते हैं, इसकी कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पना करेंगे और ये फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। अब इसी के डायरेक्शन में ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी और प्रकाश की किरण ये इस प्रकार से जाएगी। मतलब समझिए, हमने क्या कहा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जाने के बाद में फोकस बिंदु से या तो जाएगी होती हुई या जाती हुई प्रतीत होगी। तो चूंकि इस तरफ कलई थी, इस तरफ प्रकाश जा नहीं सकती थी, तो हमने इसको डॉट डॉट लाइन द्वारा फोकस बिंदु से ले गए। ठीक है, अब हम क्या किया कि इसी के ऊपर की ओर इसको डायरेक्शन दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरण गई वो दर्पण से टकराने के बाद ऊपर निकल गई, उस साइड में नहीं गई है। ये लाइन, ये कल्पना हमने सिर्फ इसलिए किया जिससे हमें पता चल सके कि किस तरफ ये प्रकाश की किरण मुड़ेगी। तो प्रकाश की किरण कहां पर मुड़ी, ऊपर की ओर मुड़ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा पहला नियम कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। तो हमने पहले नियम को जान लिया, इस चीज को अब यहां से मिटाते हैं और अब हम दूसरे नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मिटा लें जिससे कि हम दूसरे नियम को बारीकी से आपको समझा पाए। ये हमारा हो गया कुछ इस प्रकार से, इतनी बात। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो दूसरा नियम है, जो हमारा सेकंड वाला नियम है, वो क्या है, इस पर बात करते हैं। दूसरा नियम है कि दर्पण के फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस चीज पर अगर हम बात करें, जैसे इस चीज को अगर हम दोबारा से दोहराएं तो क्या है कि दर्पण के फोकस बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो अभी हमने नियम बताया था उसी का ये जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है समझिए, दर्पण के फोकस बिंदु, मान लेते हैं प्रकाश की किरण ये दर्पण के फोकस बिंदु से जाती है, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से जाती है। तो जब दर्पण की फोकस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद में वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। दोबारा से समझिए, कोई प्रकाश की किरण अगर दर्पण के फोकस बिंदु से जाती है, इस बिंदु से होती हुई जाती है, तो जब वो जाकर इस दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस वाली लाइन के समांतर हो जाएगी। तो ये चीज हमारा है दूसरा नियम। यही चीज हमारा यहां पर भी है। अगर कोई जो प्रकाश की किरण है ये दर्पण के फोकस बिंदु से जाती है, अब दर्पण का फोकस बिंदु इस तरफ है, कलई है, तो इस तरफ से तो जाएगी नहीं। तो मान लेते हैं कि ये दर्पण के फोकस बिंदु की ओर जाती है, लेकिन अब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ केवल यहाँ पर डॉट डॉट लाइन बढ़ाया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इधर प्रकाश जा नहीं सकती, अंदर से कलई की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल कल्पना की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस बिंदु की ओर जाती है, फोकस बिंदु से होती हुई जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद, टकराई कहाँ, यहाँ पर दर्पण पर टकराई, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस चीज को समझिएगा दोबारा से, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है इस अवतल दर्पण की अपेक्षा, लेकिन आपको जब आप इसको आसानी से समझेंगे तो बहुत ही बारीकी से आप समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए,
जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई जाती है। तो यहां देखो इस तरफ प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, क्योंकि यहां पर पेंट लगाया गया है, कलई की गई है। अब इस तरफ से हम क्या करेंगे कि फोकस बिंदु की ओर ले जाएंगे प्रकाश की किरण, लेकिन इस फोकस बिंदु तक पहुंचने से पहले ही ये यहां पर टकरा जाएगा। टकराने के बाद इस तरफ जा ही नहीं सकता प्रकाश की किरण, तो होगा क्या, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि दर्पण के फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से जब टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात इस वाली लाइन के ये समांतर हो गई। तो ये आपका हो गया दूसरा नियम। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम के बारे में। तो इस दूसरे वाले नियम के लिए हम इस चीज को सबसे पहले मिटाते हैं और उसके बाद में चलते हैं अपने तीसरे नियम पर। तो इसको थोड़ा बारीकी से हम यहां से मिटा लें, जिससे कि आपको आसानी से तीसरे नियम को भी समझा पाए। ये कुछ इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब हम बात किस पर करेंगे, तीसरे नियम पर। तो तीसरा नियम हम यहां पर डाल देते हैं। दो नियम आपने समझ लिया। दो नियम क्या था, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी, और दूसरा अगर फोकस बिंदु से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये चीज समझा। तीसरा पॉइंट क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापिस आ जाती हैं। तीसरा नियम हमारा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली या दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापिस हो जाती हैं। मतलब समझिए क्या है, मतलब हमारा ये है कि कोई अगर प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से जाती है, इस वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, जैसे ये वक्रता केंद्र से होती हुई गई, ठीक, ये हमारा क्या है, सी वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र से जाती है कोई प्रकाश की किरण, तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाएगी, अर्थात जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से ये वापस लौट जाएगी। यही हमारा तीसरा नियम है। दोबारा से समझ लीजिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए होगा। यही नियम हमारा इस उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। क्या होगा समझिए, वक्रता केंद्र कहाँ है, यहां पर। तो प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी, अर्थात इसको पहले डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ा लेते हैं, जिससे हम वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरण ले जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई एक प्रकाश की किरण ये आए, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है। अब यहां पर क्या होगा, चूंकि कलई है तो यहां पर जा नहीं पाएगी, ठीक है। तो जब जा नहीं पाएगी तो यहीं से ये वापस होगी। तो हमने नियम में बताया क्या कि अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस होगी। तो यहां पर जैसे ये वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो दर्पण पर यही टकरा जाती है, वक्रता केंद्र तक पहुंच नहीं पाती। तो जैसे ही यहां पर ये टकराएगी, टकराने के बाद में ये वापस लौट जाएगी उसी मार्ग से। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो इस तरह कलई की गई है, कलई के उस पार हमारी ये प्रकाश की किरण निकल नहीं सकती। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही ये दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद ठीक उसी मार्ग से, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से ये वापस लौट जाएगी। और यही हमारा है प्रतिबिंब के बनने का तीसरा नियम। तो ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के तीनों नियम। एक बार में हम बस कुछ सेकंड में तीनों नियमों को एक बार फिर से बता देते हैं। क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती आएगी, ये पहला नियम था। दूसरा नियम, कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, दूसरा नियम। तीसरा नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाती है, उसी मार्ग से वापस हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।